नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के मुताबिक जो भारत की जीडीपी है और बांग्लादेश की जीडीपी है, अगर पर कैपिटा जीडीपी देखी जाए इन दोनों देशों की, तो बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। पर कैपिटा जीडीपी यानी कि अगर जो टोटल जो एक देश की जीडीपी होती है उसको उसकी आबादी के अनुपात में अगर उसका भाग कर दिया जाए, उससे बांट दिया जाए, तो जो जीडीपी निकलती है वो औसत जीडीपी जो है वो एक तरह से बांग्लादेश की आगे निकल गई है भारत से। अगर इसके आंकड़े हम देखें तो डॉलर्स में इन्होंने बताया है कि 1888 डॉलर है बांग्लादेश की और भारत की जो है 1877। तो फर्क तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो आप ये सोचिए कि ये उन्हीं घुसपैठियों का जिक्र हो रहा है जिसको चुनाव से ठीक पहले इस वक्त के गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम घुसपैठिए जो कि दीमक हैं उनको हम बाहर निकाल फेंकेंगे, हम उन्हें भारत से निकाल फेंकेंगे। अब जाहिर है उनका सीधे तौर पर इशारा बांग्लादेशियों की तरफ था और उसके बाद हमने देखा किस तरह से कानून भी आया, सीएए, एनआरसी की पूरी प्रक्रिया भी शुरू हुई। असम में तो ये प्रक्रिया जो है खत्म भी हो चुकी है, जहां ये गिनती हो चुकी है कि कितने लोग जो हैं वो भारत के रहने वाले हैं, भारतीय हैं, और कितनों को विदेशी करार दिया जाएगा। लेकिन वही वाक्य, वही सेंटेंस दुख के साथ में इसको रिपीट करना चाहती हूँ कि किस तरह से भारत में इसको लेकर एक पूरा माहौल बनाया गया कि बांग्लादेशी कितने गरीब हैं और बांग्लादेशी कितने जरूरतमंद हैं और भारत में आकर वो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो नौकरियां हैं उनको खा रहे हैं, और इनकी वजह से जो भारत के लोग हैं, जो भारत के वासी हैं, जो नागरिक हैं, वो गरीब हो रहे हैं क्योंकि उनका हिस्सा बांग्लादेशी खा रहे हैं। लेकिन अब ये बिल्कुल चौंकाने वाली ये रिपोर्ट सामने आई है कि किस तरह से बांग्लादेश ने अपनी छोटा सा एक देश है, अपनी अर्थव्यवस्था पर फोकस करके उन्होंने अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर बनाया, और अब जो उनके लिए आप सोचिए मनोवैज्ञानिक तरीके से इतना बड़ा देश भारत, उससे वो पर कैपिटा जीडीपी में आगे निकल गए हैं। इसके अलावा एक और जो आंकड़ा है जो और ज्यादा हैरान करने वाला है वो है हंगर जो इंडेक्स है, भुखमरी का जो आंकड़ा है। पूरी दुनिया में 160 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 94 पर है। ये बेहद अफसोस, बेहद शर्म की बात है कि इतना बड़ा देश, जो हम सोच रहे थे कि हमें विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम, और अब ये देखिए कि 160 में 94, और यहां पर भी हम न सिर्फ कि बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान और यहां तक कि म्यांमार तक से नीचे हैं। तो हमारा जो स्थान है वो 94 पर है और हमें गंभीर कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि पाकिस्तान और म्यांमार भी गंभीर कैटेगरी में है, लेकिन बांग्लादेश 75वें नंबर पर है, म्यांमार और पाकिस्तान 78 और 88वें पोजीशन पर है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये तीनों मुहाने पर मोदी सरकार के दौरान, पिछले 6 साल के दौरान, किस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गर्त में चली गई है कि अब जो सबसे कमजोर आर्थिक रूप से जो देश हैं उनसे भी हम पीछे छूट रहे हैं। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 अर्थशास्त्र के बड़े जानकार मौजूद हैं। मेरे साथ हरवीर सिंह हैं, आउटलुक हिंदी के एडिटर रह चुके हैं, एमके वेणु हैं, द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं और अर्थशास्त्र पर उनकी बहुत गहरी नजर रहती है। लेकिन इस कार्यक्रम में सिर्फ हम इस मुद्दे के अर्थशास्त्र पर ही नहीं बल्कि इसकी राजनीति पर, इसके समाजशास्त्र पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हरवीर जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि जो सरकार इसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है कि आप जो आईएमएफ का आंकड़ा है उसको इस तरह से नहीं बल्कि इसको देखा जाए पीपीपी के तरीके से इसको देखा जाए, ये क्या बला है, इसको क्यों, किस तरह से, क्या कोई सच्चाई है इस बात में? असल में देखिए आरफा, ये पहले तो हमें और जो तमाम सारे लोग हैं उनको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हम लोग जब जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी की बात करते हैं, और ये जरूर है कि कुछ लोग जीडीपी को कहते हैं कि जीडीपी हर चीज का पैमाना नहीं हो सकती, लेकिन जब हम ग्रोथ देखते हैं तो जीडीपी में बात करते हैं। इस देश में कभी ये नहीं कहते इस बार पीपीपी इतना है, बताया जाता है कि हम 10% जीडीपी लेंगे या 5% लेंगे, वट एवर इज दैट। तो ये बेसिकली उस तरीके का एक जो होता है ना कि अपने अंदर का जो आपका एक ये है, मैं कहूं कि छोटी सोच जो है वो निकल के आ रही है। हमें उसको हेल्दी वे में एक्सेप्ट करना चाहिए। आईएमएफ लगातार आंकड़े देता है, वर्ल्ड बैंक भी देता है, हमारे भी यहाँ से आंकड़े जारी होते हैं। तो जीडीपी का आंकड़ा जीडीपी का है, उसमें पर कैपिटा इनकम भी होती है। तो पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, इसको लेकर के कोई बहुत चिंता नहीं होना चाहिए, बट हमें थोड़ा एक अपने अंदर झांकना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों पीछे रह गए और उसमें हम सुधार करें। तो ये हो सकता है, आईएमएफ ने ये भी कहा है कि अगले साल भारत आगे निकल जाएगा, लेकिन 2025 में फिर बांग्लादेश आगे निकल जाएगा, जो जिस तरीके के प्रोजेक्शन चल रहे हैं।
तो एक मीडिया का एक सेक्शन ने हमारे देश में इसको पीपीपी की बहस पर लेके चले गए और ये सरकार को ये नैरेटिव सूट करता है कि आपको कमजोरी नजर आई, नहीं हम तो $1 में हमारे यहाँ जो चीज सामान खरीद सकते हैं, बांग्लादेश में उतना नहीं खरीद सकते, इसलिए हमारा पीपीपी में हमारा जो जीडीपी है वो 6,000 से ज्यादा बनता है, बांग्लादेश का 5,000 कुछ बनता है, तो हम अभी भी मजबूत हैं। तो ये झूठ मूठ की मजबूती ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट है कि वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये है, इसको स्वीकार करें। यानी दर्शकों को अगर आसान शब्दों में समझाया जाए तो $1 में कितना सामान आता है, यानी भारत में अगर वही सामान खरीदा जाए तो कितने में आएगा, वही सामान $1 में कितने में अमेरिका में आता है, और वही सामान बांग्लादेश में कितना खरीदा जाए। यानी ये आप ही कह रहे हैं कि पीपीपी का मतलब आम आदमी को इस तरह से समझाया जाएगा। जी, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारा अपना जो जीडीपी है, हम तो अपने वैल्यू में, अपने जो करेंसी है उसमें कैलकुलेट करते हैं ना, हम डॉलर में कैलकुलेट नहीं करते जाते। हमारे यहाँ लोगों की तनख्वाहें, लोगों के हाथ में जो पैसा आता है वो रुपए में आता है, डॉलर में नहीं आता है। तो ये इसमें भरमाने की जरूरत नहीं है। तो कल को आप कहेंगे कि ये तो जो आपका जो मैकडोनल्ड का जो एक बर्गर होता है, फिर बर्गर इंडेक्स भी होता है, तो अननेसेसरी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि बांग्लादेश का जीडीपी हमसे ज्यादा हो गया है और इस कोविड के बावजूद उनके यहाँ ग्रोथ है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं बड़े भारी तरीके से, कहीं ना कहीं कोई उन्होंने कुछ बेहतर किया होगा, हमारी कोई खामी रही होगी। तो इसको सोच के, इसको देख करके हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, एक अच्छी सोच के साथ में इसके ऊपर बात करनी चाहिए। एम के वेणु, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी के जो आलोचक हैं वो इस बात पे खुश हो रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी के राज में भारत जो है वो बांग्लादेश से पीछे हो गया। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं है, एक सरकार की बात नहीं है, ये एक देश के 130-40 करोड़ लोगों की बात है, उनके एस्पिरेशंस की बात है। और मैं इसमें भी शायद बहुत विश्वास नहीं रखती कि अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए कि हमारे लिए सिर्फ इतना ही बुरा है कि हम निकल गए, पीछे रह गए बांग्लादेश से, शायद ये जो पूरी प्रतिस्पर्धा थी यही बेईमानी थी। लेकिन हैरानी ये होती है कि कहां तो हम चीन को छूने चले थे, कहां तो हम विश्व गुरु बनने चले थे, और कहां हम बांग्लादेश से पीछे आ गए। वो बांग्लादेश जिनको सुबह शाम पिछले कई सालों से हम किस किस शब्दों से नवाजते रहे हैं कि उनके घर में खाने के लिए नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, वो यहाँ आके दीमक बन रहे हैं, अब वो दीमक हमसे आगे निकल गए हैं। देखिए अरफा, चीन तो हमसे बहुत आगे निकल गया। ये तो खैर जो चाइना का जो जीडीपी है वो आज की तारीख में हमसे कम से कम मेरे ख्याल 4.5-5 गुना ज्यादा है। और एक जमाने में अब आप देखें, अगर 1980s में देखें तो चाइना और इंडिया के भी जीडीपी के आंकड़ों में ज्यादा फर्क नहीं था, जो एक्चुअल जो आउटपुट था, नेशनल आउटपुट। तो और दूसरी बात अरफा, ये आप देखिए कौशिक बासु जो है, जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट थे और इंडिया के भी सलाहकार थे मोदी सरकार में, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस साल का आंकड़ा दिया है। इस साल भी बांग्लादेश एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट, जो अभी तक जनवरी से अभी तक पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखा रहा है, करीब 2.5-3%। चाइना भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखा रहा है, और भी जो देश हमारे साउथ एशिया के इर्द गिर्द जो है वो मतलब पॉजिटिव ना भी दिखा रहे तो मतलब -1% ऐसी कुछ जीडीपी है नेगेटिव। और इंडिया का उसी टेबल में आप देखिए, इंडिया का -10% है। ये मैं पूरे जनवरी से अभी तक का। हालांकि अप्रैल से जो पहले जो हमारे फाइनेंशियल ईयर का जो अप्रैल टू जून था वो तो -24% था, -24%। मगर ये क्या दर्शाता है, साथ साथ उसी टेबल में कौशिक बासु साहब ने ये भी दिया है कि जो पर मिलियन कोरोना डेथ्स कितनी हुई है, वो भी बांग्लादेश और साउथ एशिया की जो देश है, पाकिस्तान और श्रीलंका भी ले लीजिए, हिंदुस्तान से काफी कम है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि दोनों फ्रंट में, हेल्थ फ्रंट में और आर्थिक रिकवरी के फ्रंट में, वो हिंदुस्तान से आगे है, और चाइना तो आगे है ही। तो ये जैसे हरवीर कहते हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि बांग्लादेश ने पिछले 5-6 साल में काफी उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि ये डॉलर
और इसमें और पीपीपी और डॉलर में क्यों अभी फर्क किया जा रहा है? ये आपकी बात सही है, क्योंकि डॉलर पर कैपिटा जीडीपी इंडिया का कम है बांग्लादेश से। कुछ अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि आप पीपीपी में देखिए तो हमारा ज्यादा है। अगर तो ऐसी बात है अरफा, तो ये प्रधानमंत्री ने खुद ही जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी थी, वो तो डॉलर में उन्होंने डेजिग्नेट किया था, वो पीपीपी में तो नहीं बोला था उन्होंने। और अभी आप मान के चलिए जो $5 ट्रिलियन जो 2025 में हमारा जो लक्ष्य है, वो अब 2028 तक पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभी आईएमएफ की जो गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट ने परसों बोला है कि हिंदुस्तान को कोविड से पहले वाली जीडीपी लेवल पे आने में 2022-23 लग सकता है। उसके बाद देखिए आप 3-4 साल वापस उस लेवल पे आएंगे, फिर उसके बाद हमें बढ़ के $5 ट्रिलियन तक पहुंचने में कम से कम 2028 लग जाएगा। और ये प्रॉब्लम इस सरकार को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल ये सभी अर्थशास्त्री और सारे एनालिस्ट ये मानते हैं कि पिछले 6 साल में मोदी सरकार के जो 10 साल का, अगर आप अगर अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक लेगेसी क्या देखोगे, आप इकोनॉमिक ग्रोथ की लेगेसी, बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ का पूरा एक किस्म से ध्वस्त, जो बिल्कुल एक जमाने में जो 8-8.5% जो एवरेज हुआ करता था, वो नीचे गिर के 3.5-4% पे आके गिरा है। और चाहे आप एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ले लीजिए, जी हाँ, मैं डिटेल में आपसे जरूर चाहूंगी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों का जो जीडीपी है, अलग अलग राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है, उसको भी, क्योंकि भारत जो है एक देश जरूर है, लेकिन इतने सारे प्रदेशों से मिलकर बना है और एक संघीय ढांचा है, हर प्रदेश की अपनी इकोनॉमी है। मैं आपसे जरूर जानूंगी, लेकिन हरवीर उससे पहले ये बताइए कि राहुल गांधी ने एकदम इस तरह से हमला किया कि ये जो हेट पॉलिटिक्स है, हिंसा की जो राजनीति है, ये उसका खामियाजा भुगतने को मिल रहा है। पहली बात तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि क्या हिंसा की जो राजनीति है और जो हमारी सामाजिक शांति जो भंग हुई है, क्या उसके असर के तौर पर भी हम इसको देखने को मिल रहा है हमें अर्थव्यवस्था को? और दूसरी बात मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से अपमानित करने का काम किया गया बांग्लादेशियों को पिछले कई साल में, उनके नाम पर भारत में राजनीति की गई, बांग्लादेशियों ने कहीं ना कहीं जो है वो अपने को इसलिए भी आगे बढ़ाया कि फोकस किया अपनी इकोनॉमी पर। क्या इसमें कोई संबंध देख रहे हैं आप? दोनों सवाल। मैं पहले बांग्लादेश का जवाब आपको दूं। देखिए, बांग्लादेश एक छोटा देश है और अगर आप देखें वहां की जो राजनीति है वो थोड़ा आजकल स्टेबल है। और ये तमाम सारी बातें कही जा रही कि वहां पे कट्टरवाद बढ़ रहा है और ये सब हो रहा है, लेकिन इसके उलट आप देखिए कि ये जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं, हम सिर्फ उनको ना देखें, हमें ये भी देखना चाहिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, आपका जो पॉपुलेशन के कंट्रोल करने का हो, वो सारा उन्होंने अच्छे से अचीव किया है। वो आपका जितना भी वो शिशु मृत्यु दर हो या प्रसव में मृत्यु दर हो या और तमाम सारे जो आंकड़े हैं जो उसमें हमसे बेहतर है, हंगर इंडेक्स में हमसे बेहतर है। तो हमें सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। अगर कोई देश बेहतर स्वास्थ्य हासिल कर चुका है, उनका जीवन, इवन जो उनका जो जीवन जीने का जो स्तर है वो बड़ी तेजी से सुधरा है। दूसरे, वो एक्सपोर्ट में उन्होंने अच्छा अचीव किया है, एग्रीकल्चर भी वो अच्छा कर रहे हैं। तो एक तो हमें ये देखना चाहिए कि ये हम लोग उनको कुछ भी कहें, और ये इन जनरल जो थोड़े सोच समझ ठीक रखते हैं लोग, वो लोग के बीच ये चर्चा है कि अब ये सब कहना कि बांग्लादेश के लोग यहाँ आ जाएंगे। अब तो आपका एंटरप्रेन्योर वहां जा रहे हैं, उन्होंने जो गारमेंट इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटिव अपने आप को बनाया है ग्लोबली, और जो शर्तें भी हैं उसको भी वो पूरा लागू कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये भी कह रहे हैं कि नहीं वो वहां पर नॉर्म्स फॉलो नहीं करते। दूसरा, जो हेट पॉलिटिक्स की बात आप नहीं, तो आपकी बात को अगर मैं दोहराऊं तो आप ये कह रहे हैं कि वहां कारोबारी हालात इतने बेहतर हो सकते हैं कि भारत से हो सकता है माइग्रेशन वहां हो रहा हो। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स तो गए हैं, हमारे गारमेंट के लोग गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल। दूसरे ये है कि धीरे धीरे बांग्लादेश हमारे एक एक्सपोर्ट का भी अच्छा डेस्टिनेशन बन रहा है। हमारा काफी सारा एक्सपोर्ट गुड्स का वहां पे हो रहा है, तो हमारे लिए वो सुधर रही है उनकी इकोनॉमी, तो हमारे लिए एक मार्केट भी खड़ा हो रहा है। इसको उस तरह भी देखना चाहिए हमें। और ये कहना कि बांग्लादेशी यहाँ आ जाएंगे, जैसे तमाम सारे बड़े पॉलिटिशियन ने कहा वो टर्माइट है, हम उनको ये कर देंगे, मुझे लग रहा है कि ये इस तरह का डेवलपमेंट, उस तरह के जो बयानात हैं उनको आप पीछे धकेल देगा, क्योंकि आप वो कहने की स्थिति में नहीं रहोगे। दूसरा पॉइंट जो आपने हेट वाला कहा है,
देखिए यहाँ पे भी हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है। 90s तक पाकिस्तान का जीडीपी भारत से बेहतर होता था। पाकिस्तान जिस रास्ते पर गया हम उसको फॉलो कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द पाकिस्तान इन हेट। ये जो एक तरीके का जो सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ करके और जो कट्टरता की तरफ हम लोग गए। आप देखें ना कितना विचलन है देश में, इतना अनसर्टेनिटीज है। और जैसे वेणु ने कहा कि जो हमारा जब आंका जाएगा कि 10 साल जब इकोनॉमिक ग्रोथ के आके जाएंगे, जो प्रीवियस रिजीम है जिसको कहा गया था कि महा करप्ट है और ये सब है, उनका एवरेज क्या है और अभी का एवरेज क्या है। और दूसरे हमारे ही किसी इकोनॉमिस्ट ने पहले ये एक टर्म निकाला था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो जिस तरह से हम लोग हिंदुआइज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग हिंदू ग्रोथ की तरफ भी जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि कोविड में हमें देखने को मिला। आप देखिए पिछले कितने क्वार्टर से हमारा जो जीडीपी का नंबर है वो नीचे आता रहा, और वो भी मैनिपुलेटेड डेटा में। मैं तो कहूंगा जो जीडीपी आकलन की प्रक्रिया बदली गई, उसका आधार बदला गया, तमाम सारे ऐसे काम हुए, उसके बावजूद एक कंटिन्यूअस स्लाइड है। 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसने जो पूरी इकोनॉमी को तबाह किया। और सबसे बड़ी बात जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी का बैकबोन रहा, जिसने इतने बड़े जॉब प्रोवाइड किए लगातार, आप उसको एक झटके में ऑर्गेनाइज में बदलना चाहते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ बड़े जो कॉर्पोरेट समूह हैं उनकी इनकम और उनके जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर इतना तेजी से बढ़ा कोविड में भी, जबकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इकोनॉमी में जॉब क्रिएट नहीं हो रहे, कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। तो ये सारे चैलेंज। वेणु मुझे बताइए कि पिछले कई सालों में जो हमने देखा है, जो हिंसक राजनीति का जिसका जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, वो तो हिंदी प्रदेशों में ज्यादा देखने को मिली है। तो इसमें क्या, अगर हम इसे इकोनॉमी को एक बड़ी तस्वीर देखने के बजाय थोड़ा सा एक माइक्रो लेवल पर देखने की कोशिश करें, राज्यवार तरीके से देखने की कोशिश करें, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये जो एवरेज आमदनी फिलहाल नजर आ रही है पर कैपिटा जीडीपी, ये हिंदी प्रदेशों की तो और भी काफी कम होगी जो नेशनल एवरेज है उनसे? बिल्कुल अरफा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अमित शाह जी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि हिंदुत्व, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन हिंदुत्व एंड डेवलपमेंट। हिंदुत्व एंड डेवलपमेंट कैन गो टुगेदर। माने हिंदुत्व, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, वन नेशन वन कल्चर और ग्रोथ, उन्होंने दावा किया कि दोनों साथ साथ जा सकती हैं। मगर ये साथ जा रही है कि नहीं, आप इसका प्रमाण देखिए। आप भारत का जो पर कैपिटा इनकम अगर आपको आज की तारीख में 1800 या डॉलर है अरफा, तो इसमें अगर आप भारत को अगर 30 राज्य हैं तो अलग अलग, बांग्लादेश जितना बड़ा तो हमारे कई राज्य हैं, ठीक है। तो आप अगर पर कैपिटा इनकम यूपी का देखें, बिहार का देखें, तो हमारा जो औसतन एवरेज पर कैपिटा इनकम है उससे आधे से भी कम है। यूपी बिहार का $900 यूपी का, बिहार का मेरे ख्याल 650-700 होगा। और हालांकि और सदर्न स्टेट तमिलनाडु आप ले लें, तेलंगाना, उनका $3000 के करीब है। और बाकी गोवा वगैरह तो बहुत ही ज्यादा है, $6000। तो अगर आप हिंदी स्टेट्स ले लें जहां पे पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की जो, जैसे मैंने बताया, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाली राजनीति चल रही है, वहां पे तो बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम से आधा, और मेरे ख्याल कई जगह तो आधे से भी कम है। इंडिकेशन क्या होता है कि विमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, कितनी औरतें एम्प्लॉयमेंट में है, काम करती हैं। ये चीज अरफा पिछले 10 साल में, पिछले 7-8 साल में बहुत बुरी तरह गिरा, और पिछले 6 साल में खासा गिरा है। आज की तारीख में आंकड़े ये बताते हैं, जो सीएमआई, जो महेश व्यास, जो उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि 100 में से केवल 10 या 12 औरतें ही लेबर फोर्स में है, मतलब काम के लिए अवेलेबल है, मतलब बाकी तो है ही नहीं। बाकी जो 85-90 घर बैठी हुई है। और इसमें अगर आप बिहार यूपी देखें तो 100 में से करीब 90, 94, 95 औरतें घर बैठी हुई है, काम के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा देश अरफा, ये आप दुनिया में कोई कहीं पे भी किसी अर्थशास्त्री से पूछे, जब तक औरतें लेबर फोर्स में नहीं आएगी तब तक आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मॉडर्न इकोनॉमी नहीं बनेगा। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है।
ये एक तरह का कर्ज है कि सामाजिक शांति जब तक नहीं होगी, जब तक महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब तक जो हमारे कमजोर तबके हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक जो लोग समझते हैं कि किसी एक आइलैंड में रह लेंगे, वो प्रिविलेज लोग ये समझते हैं कि शायद कभी नहीं होगा, सबका कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। एक तरह का ये और कर्ज ऐसा एक और बात, मैं एक और बात रखना चाहता हूँ कि 90% से ज्यादा औरतें अगर लेबर फोर्स में नहीं है और अगर एम्प्लॉयमेंट मार्केट में नहीं है, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आप बांग्लादेश में जाके देखिए, क्योंकि बांग्लादेश की बात चल रही है, वहां का पूरा गारमेंट जो इंडस्ट्री जो इतना ऊंचा उठा है और जीडीपी को ड्राइव कर रहा है, 50% से ज्यादा महिलाएं हैं वहां पे। और ये हम हिंदुस्तान के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एक सबक है। और ये पता नहीं सबक सीखते हैं कि नहीं, पता नहीं। जो अभी जो महिला बेचारी, जो दलित महिला जो हाथरस में जिनका वो हुआ निधन और रेप, मेरे ख्याल उनको एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करना चाहिए था, जबकि वो बेचारी वो जिस तरह उनकी हालत थी, तो वो एक मेरे हिसाब से एक दर्शाता है एक हमारी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था। बेहद दुख की बात है कि वो हाथरस की घटना भी इसको याद आ गई कि जिस लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, जिसको इतने कष्ट सहने पड़े, अगर वो जिंदा होती और भारत में वाकई कोई सोच रहा होता कि भारत में महिलाओं को भी काम चाहिए, और ये काम सीधे सीधे भारत की जो राष्ट्रीय जो प्रगति है, जो राष्ट्रीय विकास है, उससे जुड़ा हुआ है, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रही होती और शायद उसके साथ ही बर्ताव नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। उम्मीद हम ये करते हैं, जैसे कि खुद हमारे मेहमान हरवीर सिंह ने शुरुआत ही इस बात से की थी, कि इसको एक तरह से अपनी शिकायत या अपनी कमजोरी ना बनाकर सरकार अपने गिरबान में झांकेगी और अब शायद देखने की कोशिश करेगी कि हमें सामाजिक शांति, एक तरह से राजनीतिक स्थिरता, और ये दोनों मिलेंगी तभी जाके हमें आर्थिक विकास भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।